हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक आंजना और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी जो एनएमसी ने लेटेस्ट ड्राफ्ट रिलीज किया है नेक्स्ट की गाइडलाइंस को लेके, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 के पूरे प्रोसेस को लेके। तो आज के इस वीडियो में उसको पूरा सिंप्लीफाई करके समझेंगे कि आखिर नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 है क्या, क्या प्रोसेस है सारा, आईएमजीज के लिए क्या प्रोसेस है, एफएमजीज के लिए क्या चीज़ें हैं, कब से अप्लाई होगा, कौन सी बेच इससे अफेक्ट होगी, कौन सी बेच अफेक्ट नहीं होगी, वो सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट है नेक्स्ट से रिलेटेड, जितना अभी आप गूगल कर रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, इस एक वीडियो से आपके नेक्स्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट मेजोरिटी आपके सारे डाउट इससे आज क्लियर हो जाने चाहिए इस वीडियो से। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं। और सबसे पहले ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद आप जो आपके कमेंट्स और सुझाव हैं वो आप एनएमसी को इस मेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। तो इसमें अगर कुछ चेंजेस वो करना चाहे तो कर देंगे, बट आप मान के चलिए 90 to 95% यही चीज़ें रहने वाली जो ड्राफ्ट में है। कुछ चीज़ें चेंज होगी जो बाद में जाके वो चेंज कर देंगे, अगर कुछ ड्राफ्ट में या कुछ उनको प्रॉब्लम लग रही है या स्टूडेंट्स ने ज़्यादा कंप्लेन करी उससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर अपने कमेंट जो है वो एनएमसी को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि चीज़ें चेंज होती है। अब सिंपल चीज़ में अगर बात करें कि नेक्स्ट है क्या, तो अभी तक इंडिया में कोई भी ग्रेजुएशन के बाद क्वालिफाइंग के लिए कोई एग्जाम होता नहीं था इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एग्जाम होता था एफएमजी। बट अब जो क्या होगा कि जब तक आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 1, जैसे आपने इंडिया में फाइनल ईयर आपने कंप्लीट करा, जो कॉलेज की एग्जाम होती थी फाइनल ईयर की पहले, उसकी बजाय अब नेक्स्ट 1 होगा ऑल इंडिया लेवल पे। तो नेक्स्ट 1 होगा, नेक्स्ट 1 को पास करने के बाद फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हो, देन इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट होगा। एफएमजी के लिए भी सेम होगा, एफएमजी नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा कि कब तक एफएमजी होगा और कब तक नहीं होगा, आगे जो वीडियो में चल रहे हैं। बट अभी की जब बात करें, फॉर एग्जांपल कि अगर ये बात कर रहे हैं कि 23 से जो है 23 दिसंबर से नेक्स्ट 1 लाने का इनका प्लान है, तो आप मान के चलिए कि 23 से जब नेक्स्ट 1 हो रहा है तो फाइनल ईयर के बाद पहले नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 जैसे एग्जाम बंदे ने एग्जाम दी, नेक्स्ट 1 में 6 पेपर हैं, मैं भी आपको पूरा उसका डिटेल बताऊंगा। वो उन 6 पेपर में आपके हर पेपर में आपके 50% आने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट 1 में पास हो सकते हैं। अब कोई बंदा अगर उसमें फेल हो जाता है किसी 1 2 3 पेपर में, अगर उसके कम नंबर आते हैं तो 50% नहीं आते हैं, तो वो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने को मिलेगा, और वो भी अराउंड 3 to 4 वीक में मिल जाएगा उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने को। सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद जो बंदे पास हो जाएंगे और जो पहले भी नेक्स्ट 1 में पास हो गए थे, वो लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप भी खत्म करने के बाद फिर नेक्स्ट 2 दे सकते हैं। अब कोई इंसान ऐसा है जिसने नेक्स्ट 1 दिया और वो फेल हो गया, फिर उसने सप्लीमेंट्री दी, उसमें भी वो फेल हो गया, तो फिर उसको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा, और उस 1 साल के बाद ही वो है जो है वो अगेन नेक्स्ट 1 दे पाएगा। तो 1 साल उसका जाएगा ही जाएगा, उस तरफ से चीज़ें। तो ये एक ब्रॉड मतलब एक डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा क्या नेक्स्ट है ये चीज़ें, बाकी और क्या इसके बारे में चीज़ें हम आगे बात करते हैं। ऑब्वियसली एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, और एक दिस शैल बी सेंट्रलाइज्ड कॉमन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय एन अथॉरिटी बॉडी और अथॉरिटी फॉर द पर्पस बाय द कमीशन। मतलब एनएमसी से के साथ में जो भी बॉडी होगी वो इसकी एग्जाम कराएगी। नेक्स्ट 1 में जो है वो 6 पेपर होने वाले हैं। सो मेडिसिन एंड अलाइड डिसिप्लिन, सर्जरी एंड अलाइड डिसिप्लिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्था, और ये तो सब इसमें मिक्स आ जाएगा चीज़ें, जो इन 6 पेपर में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तो टोटल 6 पेपर होने वाले हैं नेक्स्ट में। कौन नेक्स्ट 1 देगा? ऑब्वियसली जिसने फाइनल ईयर एमबीबीएस खत्म किया है वो, एंड एफएमजीज जो ग्रेजुएशन करके आए हैं वो दोनों देंगे इस एग्ज़ाम को। और उसके बाद जो मैंने आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम का बताया, जो फेल हो जाएगा, वो जो कुछ पेपर फेल होता है वो बंदा जिसके 50% नहीं आ रहे हैं वो उसको दे सकता है। There is no restriction on the number of the attempts to appear in next 1 and step 1 and step 2, दोनों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अटेम्प्ट्स में, बट उन्होंने क्लियरली बोला है कैंडिडेट हैज पास्ड बोथ नेक्स्ट स्टेप 1 एंड नेक्स्ट स्टेप 2 एग्जामिनेशन विद इन 10 years ऑफ ज्वाइनिंग द एमबीबीएस कोर्स। मतलब 10 साल के अंदर अंदर पास करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें डाउट्स हैं फॉर रिगार्डिंग एफएमजीज, क्योंकि जो एफएमजीज बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 6 साल का एमबीबीएस था और अब उन्होंने एनएमसी ने जो है वो 1 साल इंटर्नशिप का बोल दिया है, तो 6 से 7 ईयर उनके उधर बाहर ही जा रहे हैं। तो अगर वो भी अगर 10 साल के अंदर अंदर करेंगे तो फिर उनको आई थिंक 2 या 3 अटेम्प्ट ही मिल रहे होंगे, 3 अटेम्प्ट ही मिल रहे होंगे। इंडिया वालों को तो ऑब्वियसली 4.5 साल का एमबीबीएस होता है, तो उनको तो 4 साल 5 साल मिल जाएंगे आराम से। बट एफएमजीज के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, बट आई थिंक 4 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, कम अटेम्प्ट नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग पास कर जाते हैं। बट हाँ, एनएमसी को इस चीज़ को इशू क्लियर करना चाहिए कि एफएमजीज भी अगर होंगे, क्योंकि अगर वो इंडिया वालों से उनको बाहर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी हम देखते हैं उसके रिगार्डिंग क्या वो चीज़ें चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और
द नेक्स्ट स्टेप 1 शेल रिप्लेस द कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एग्जाम। अब ये आईएमजीएस के लिए है, मतलब जो इंडिया में जो फाइनल ईयर की नॉर्मल एग्जाम होती थी उस एग्जाम की जगह नेक्स्ट वन हो जाएगी। एफएमजीएस के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और इस जो इंडिया में जो फाइनल ईयर के बाद जो एग्जाम होती थी उस थ्योरी वाला उसकी जगह नेक्स्ट वन हो गया। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता था, तो वो एग्जाम उनका होगा इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, तो उनको नेक्स्ट वन भी देना है और नेक्स्ट वन देने के बाद उनका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा और उसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट एफएमजीएस को सिर्फ नेक्स्ट वन देना है, उनको वो कॉलेज वाला प्रैक्टिकल नहीं देना है, क्योंकि वो उनकी सारी चीजें वो अपने कॉलेज से करके आ गए हैं। जैसे वो प्रैक्टिकल एग्जाम आईएमजीएस पास करेंगे और एफएमजीएस जो है जो नेक्स्ट वन पास करेंगे उसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट टू जो होगा, नेक्स्ट स्टेप 2 जो होगा वो प्रैक्टिकल क्लिनिकल और वाइवा टाइप एग्जाम होने वाला है, केसेस बेस पे जो होने वाला है वो चीजें। और नेक्स्ट स्टेप 2 में जो है आपके वही 6 सब्जेक्ट तो जो आपके नेक्स्ट वन में थे वो होंगे ही होंगे, और साथ में आपका एक और एक्स्ट्रा पे आया ऑर्थोपेडिक्स एंड पीएमआर, फिजिकल मेडिकल एंड न्यूट्रिशन, ये चीजें। तो ये 7 पेपर करके वो आपको केस बेस्ड प्रेजेंटेशन करके और लाइव वाइवा में आपको वो एग्जाम देना है। पर ये देना है आपको इंटर्नशिप के बाद, मतलब इंटर्नशिप की जितनी आपकी नॉलेज है उस नॉलेज को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। वो करने के बाद फिर आप वो चीजें जो है वो एग्जाम आप देने वाले हो नेक्स्ट 2। तो ये चीजें हैं। उसके बाद क्लिनिकल स्किल, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें ऑब्वियसली ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने अगर इंटर्नशिप कर ली है तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। और फिर अगर हम बात करें और नेक्स्ट 2 भी साल में एक बार होने ही वाली है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू ये आ जाता है कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि the examination shall be held in person live and shall be conducted by the respective state health universities institutions following the standards and guidelines provided by the commission. Where state health university do not exist, the commission shall decide on the university institution authorized to conduct next step 2 for respective colleges. अब इसमें जो भी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए नेक्स्ट 2 का इतना इशू नहीं कि वो कॉलेज में ही होगी उनकी या उनकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी दूसरे कॉलेज में जहां पे भी होगी। एफएमजीएस के लिए अभी तक यहाँ पे चीजें क्लियर है नहीं कि वो नेक्स्ट 2 कहाँ देंगे, कि वो उनके स्टेट में देंगे जहां पे उन्होंने इंटर्नशिप करी है वहां पे देंगे या क्या उसका प्रोसेस है। अभी तक इस चीज पे क्लियरिटी एफएमजीएस के लिए नहीं है, बट आईएमजीएस के लिए ऑब्वियसली उनके स्टेट में जो भी उनकी यूनिवर्सिटी है वही डिसाइड करेगी किस कॉलेज में उनका एग्जाम होगा या उन्हीं के कॉलेज में होगा, वो सारी चीजें उस बेसिस पे। तो एफएमजीएस के लिए मुझे लगता है कि जहां पे वो एफएमजीएस जो एफएमजीएस जहां पे इंटर्नशिप कर रहा है जिस स्टेट में उस वहां पे ही शायद उसको नेक्स्ट 2 देना पड़ेगी, वैसा उसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट स्टेप 2 जो है वो भी अगर कोई फेल कर पाता है तो उसको भी 3 सब्जेक्ट तक में सप्ली देने को मौका मिलेगा। और जो नेक्स्ट 2 नहीं पास कर पाएगा ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री भी नहीं पास कर पाएगा तो वो ऑब्वियसली फिर अगले साल ही दे पाएगा नेक्स्ट 2 भी, तो उसको भी 1 साल का वेट करना पड़ेगा। सेम नेक्स्ट 2 में भी कोई अटेम्प्ट का वो नहीं बोल रहे हैं, बट सेम बात वो रिपीट कर रहे हैं कि आपको 10 साल के अंदर अंदर नेक्स्ट स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों पास करना है। और अगर आप स्कोर की बात करें सो नेक्स्ट का स्टेप 1 जो है उसमें आपको हर सब्जेक्ट जो 6 पेपर आपके होने वाले हैं सब में आपके 50% होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके 50-50-50 सब में ही आने चाहिए। किसी भी 1-2 में अगर 3 में अगर आपके कम होते हैं तो आप सप्ली एग्जाम दे सकते हैं। बट जो नेक्स्ट स्टेप 2 है वो सिर्फ पास और फेल, उसमें कोई भी नंबर वाला गेम नहीं है। तो जो भी बाद में पीजी के लिए जो भी अप्लाई हो सारी करेंगे वो नेक्स्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 1 के बेसिस पे। नेक्स्ट स्टेप 2 सिर्फ पास और फेल है बस। नेक्स्ट स्टेप 1 का जो मेरिट के पर्पज से एडमिशन द कैलकुलेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1 स्कोर्स फॉर डिटरमिनिंग मेरिट ऑफ द पर्पज ऑफ एडमिशन टू पीजी कोर्सेज इन ब्रॉड स्पेशलिटीज, मतलब वो बेसिक नेक्स्ट 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको पीजी की सीट मिलेगी। अब इसमें जो टोटल मार्क्स वाला लफड़ा है अब वो अभी भी इस सारी चीज़ों पे अभी तक क्लियरली नहीं है कि वो किस बेसिस पे पीजी के लिए कितना, अब क्योंकि उन्होंने इसमें माइनस मार्किंग का अभी तो कुछ बोला नहीं नेक्स्ट स्टेप 1 का, और 50% का उन्होंने पास के लिए बोला है, उसके बेसिस पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। बट ऑब्वियसली जितने ज़्यादा नंबर होंगे उस बेसिस पे उसको पीजी सीट मिलेगी, उसके बेसिस पे उसकी रैंक फॉर्म होगी। वो सारी चीज़ें अभी तक इन्होंने क्लेरिफाई नहीं करी है, बट वो आगे आने वाले टाइम में उसे क्लेरिफाई हो जाएगी उससे कि किस बेसिस पे वो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप 1 से उनका जो मार्क्स डिसाइड होगा कि वो कैसे उनको पीजी ब्रांच मिलने वाली है। अब हाँ यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फेलियर इन 1 और मोर सब्जेक्ट द टोटल मार्क परसेंटेज नेक्स्ट स्टेप 1 फॉर अ कैंडिडेट शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सम ऑफ टोटल रो स्कोर इन ईच सब्जेक्ट पेपर ऑब्टेन्ड इन द बोथ रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम इज द कैंडिडेट सिक्योर पास मार्क। मतलब जब कोई भी एक बंदे एग्जाम में अगर वो नेक्स्ट स्टेप 1 में किसी एग्जाम में वो फेल हो जाता है तो जब वो सप्ली वाला एग्जाम देगा जिस भी एग्जाम में वो पास होगा उस पास वाले का नंबर ही कैलकुलेट होगा, जो फेल हुआ उसका कैलकुलेट नहीं होगा। ये उन्होंने अभी तक बात करी है।
और भी इन सारी चीज़ों में छोटे छोटे कन्फ्यूजन बहुत सारे अभी भी बने हुए हैं। बट क्लियरली आप ये बोल सकते हो कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट 1 में आपके 6 पेपर होने वाले हैं, अगर आप उनमें से किसी 2 में फेल हो गए हैं तो आप उन 2 का जब सप्ली एग्जाम दोगे तो आपका जो नेक्स्ट उनका जो ऑफिशियल स्कोर आएगा, जब आप जिसके बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी, तो उसमें आपके वो 4 जो पास किए थे उनके और अगले जो सप्ली वाले जो मार्क्स थे उसी के बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी। वो एक आपकी सिंपल चीज है। बट हाँ, जो नेक्स्ट 1 का जो मार्क्स को इंसान अगर इंप्रूव करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट 2 के बाद ही वो एग्जाम दे पाएगा वापस से। नेक्स्ट 2 के बाद, नेक्स्ट 1 देने के बाद वो कभी वापस एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर उसने हो गया उसको इंप्रूव अगर करना है तो वो नेक्स्ट 2 के बाद ही दे पाएगा उस एग्जाम को। और जब आप कोई बंदा अगर इंप्रूव करने के लिए अगर वो एग्जाम दे रहा है नेक्स्ट 1 को, तो वो उसका जो पिछले जो भी जितने भी वो एग्जाम देगा इंप्रूव करने के लिए, उन सबका एवरेज कैलकुलेट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर एक साल पढ़ा नहीं है और अगले साल अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया तो उसमें अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपके वो कैलकुलेट होंगे। आपका पिछला एग्जाम और उस एग्जाम का एक एवरेज बनेगा, मतलब ऑब्वियसली उससे कम ही नंबर आपको मिलने वाला है। उसके बेसिस पे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि एवरेज एंड मीन ऑफ लास्ट 3 कंसेक्यूटिव स्कोर्स, उसके बेसिस पे आपको वो मार्क्स मिलेंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप 1 का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो मतलब इस बीच में अगर आपको जॉब करना है, कुछ और भी चीज़ें आपको करना है वो आप कर सकते हो। बाद में जब भी 3 साल के अंदर अगर वापस से अगर आप पीजी सीट के लिए अप्लाई करोगे तो आपके वही जो 2-3 साल पहले के जो मार्क्स थे उनके बेसिस पे आप नीट पीजी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप मतलब वो नॉर्मल सी बात है कि नेक्स्ट स्टेप 1 इसीलिए कि उसके बेसिस पे आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा और उसके बेसिस फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। और अब ये चीज़ एफएमजी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन इज एन इंटर्न इन एन अप्रूव्ड बॉडी एलिजिबिलिटी परस्यू इंटर्नशिप गवर्नमेंट इंटर्नशिप रेगुलेशंस ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन बाय इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स। अब यहाँ पे ये है कि अभी मान के चलो कि जो जिसने बंदे ने बाहर से करी है तो उसको क्यों करना है, उसको क्लियरली उसके लिए ये है कि वो कब इंटर्नशिप कर सकता है। उसको सिर्फ एक चीज करना है कि इंडिया आने के बाद उसको नेक्स्ट 1 देना है और नेक्स्ट 1 पास करने के बाद वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बट जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे उनको नेक्स्ट 1 भी करना है और उनको जो उनके कॉलेज में जो नेक्स्ट 1 के बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, नेक्स्ट 2 तो अलग है ही सही, बट उनको एक और एक्स्ट्रा एग्जाम है वो जो कॉलेज में उनके होता ही था वो उनको देना ही है, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। बट एफएमजी के लिए क्लियर सी ये चीज है कि नेक्स्ट 1 आके देना है और उसके बेसिस पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली लाइसेंस कैसे मिलेगा, तो आपको इंटर्नशिप होने के बाद नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 के बाद ही आपको लाइसेंस मिलने वाला है। और एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज के लिए तो जिसके पास लाइसेंस होगा, जिसने नेक्स्ट 2 पास कर लिया है, वही जो उसके नेक्स्ट 1 के बेसिस पे उसको पीजी में एडमिशन मिलेगा। और नेक्स्ट 1 का जो आपका स्कोर है उस वो आपको बहुत जगह आपकी जॉब में स्कॉलरशिप, फेलोशिप और बहुत सारी जगह आपको नेक्स्ट 1 का स्कोर काम आने वाला है आगे जाके। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपको अभी तक सिर्फ एमबीबीएस आपने कर लिया आपके लिए और एफएमजी आपने पास कर लिया वो इनफ होता था। बट अब बहुत जगह आपका नेक्स्ट 1 का स्कोर आपका एप्लीकेबल होगा इवन जॉब्स में भी। फॉर एग्जाम्पल आप जेआरशिप करना चाहते हैं तो सब जगह आपका नेक्स्ट 1 के स्कोर के बेसिस पे आपको वो चीज़ें होने वाली मिलेगी आपको। अब जो नेक्स्ट 1 है, नेक्स्ट 1 में जो क्वेश्चंस किस टाइप के होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली क्लिनिकल केसेस होने वाले हैं। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल लाइक 65% क्लिनिकल विगनेट होगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप 25%, रिकॉल टाइप 10%। उसमें से आप देखोगे तो नेक्स्ट 1 में मस्ट नो होगा 60%, नाइस टू नो 30%, मे नो मतलब हमारा जो फोकस वो है 60% जो मार्क्स है वो, जो बाकी जो 30% नाइस टू नो और मे नो जो बहुत डिफिकल्ट सारी चीज़ें, मतलब 40% क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, 60% मॉडरेट होने वाला है। तो हमारा फोकस जो है उन 60% पे ज़्यादा होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा है वो क्लिनिकल जो बेसिस पे चीज़ें होने वाली हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि द नेक्स्ट स्टेप 1, उसके बाद हम जो नेक्स्ट 1 की पूरी हम बात करें डिटेल सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो मेडिसिन अलाइड सब्जेक्ट होगा 120 आइटम्स, मतलब 120 क्वेश्चंस 3 घंटे मिलेंगे। सर्जरी अलाइड 120, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी 120, पीडिया 60 और ईएनटी 60 और ऑप्था 60। तो इसके बेसिस पे आपको तो जो फर्स्ट डे पेपर होगा, मतलब 3 दिन में आपके पेपर होंगे, मतलब टोटल 6 डे का एग्जाम होगा। अल्टरनेट डे पे आपके एग्जाम होंगे। फर्स्ट डे आपका मेडिसिन हुआ, साथ में 3 आवर और 2 घंटे का ब्रेक, फिर पीडिया, देन 1.5। सो फर्स्ट दिन मेडिसिन एंड पीडिया, सेकेंड डे सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट एंड ईएनटी, एंड थर्ड डे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड ऑप्थाल्मोलॉजी। तो ये 6 पेपर आपके 6 दिन में होंगे अल्टरनेट डे पे। हर दिन आपके 2 पेपर होने ही वाले हैं। और इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट जो बाकी जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल 6 तो उन्होंने डायरेक्टली जो कर लिए, बट उसके अलावा पीएसएम आपका 10%, मतलब
पीएसएम 10% आइटम्स, मतलब 6 जितने भी आपके 6 पेपर हैं तो 6 पेपर में आप मान के चलो कि 10% पीएसएम होने ही वाली है, उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोल दी है। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम, माइक्रो, पैथो, फार्मा, फोरेंसिक, 10% सारे पेपर मिला के 10% इन सब्जेक्ट का भी बनने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब ये सब्जेक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, क्योंकि अगर क्लिनिकल क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो आपका बिना एनआर्ट, फिजियो, पैथो, फार्मा करे आप क्लिनिकल क्वेश्चन वैसे भी नहीं कर सकते हो। तो आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट अगर वो पेपर डायरेक्ट आ रहा है इसका मतलब ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब्जेक्ट उल्टा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से ही आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन आएंगे बट ये इनडायरेक्टली आएंगे, बट जब तक आप उनको पढ़ोगे नहीं आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट 2 की बात करें तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, एक्चुअल केसेस होंगे, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन उसकी टाइप होगा, सिमुलेशन। बहुत सारी बाहर कॉलेजों में जब आप अगर जाते हैं तो एफएमजी जो हैं बहुत सारे कॉलेजों में उनको उसकी बेस एग्जाम होने लग गए, तो उनको आइडिया भी होगा उस चीज़ का। और इंडिया में भी लगभग लोगों को आइडिया तो होता है कि क्लिनिकल बेसिस पे उनको डायरेक्ट, क्योंकि वो वार्ड में राउंड में वो जाते रहते हैं राउंड पे, तो केस बेस्ड डिस्कशन करते रहते हैं, उसी के बेसिस का उसी टाइप का कुछ एग्जाम होने वाला है। अब वो नेक्स्ट 2 वही जो आपका होगा पास और फेल होगा, और उसमें 7 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए थे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका है ऑर्थो और जो पीएमआर जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको आप फिजियोथेरेपी टाइप भी बोल सकते हैं, वो वाला जो सब्जेक्ट होता है। और नेक्स्ट 2 का भी सेम है कि नेक्स्ट 2 की टाइम शेड्यूल अभी तक उन्होंने कुछ चीज़ें बताई नहीं, वो आगे जाके बताएंगे। और नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलरली, मतलब ये उन्होंने बोला है कि 2 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और 2nd वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर 2nd वीक जनवरी में आपका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट स्टेप 1 का, तो फिर उसके बाद आपका जनवरी के बाद तो फिर आपका सप्ली एग्ज़ाम उसी 2nd वीक के बाद फिर कभी ना कभी इसके बीच में वो फिक्स करेंगे चीज़ें। बट अभी तक इसका उन्होंने कुछ क्लियर बताया नहीं कि वो सप्ली एग्ज़ाम कब होगा, बट आई थिंक विदिन 3 to 4 वीक्स में ही वो एग्ज़ाम हो जाएगा। और सप्ली के बाद फिर उनका जो MBBS फाइनल पार्ट 2 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्लिनिकल वाला, ये सिर्फ IMG के लिए है, ये FMG के लिए नहीं है। ये सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ IMG के लिए है, FMG के लिए ये चीज़ नहीं है। FMG डायरेक्ट यहाँ से जंप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 1 से डायरेक्ट वो इंटर्नशिप पे जंप करेंगे। उनको ये प्रैक्टिकल वाला जो 3rd पॉइंट है ये सिर्फ है IMG के लिए, FMG के लिए ये चीज़ नहीं है। अब ये डेट जो है बताइए, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं चलता है इंडिया में, हमको भी पता है कि काउंसलिंग करवाने में 6-6, 7-7 महीने ले लेते हैं, तो आप इस डेट्स पे तो मत ही जाओ। अब ये तो आपको समझ आ गया कि पेपर पूरा क्लिनिकल होने वाला है, सारे सब्जेक्ट आपको पूरे 19 सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंस आपको रखना पड़ेगा, आपका हर सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बेसिस पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब जैसे क्लिनिकल पैटर्न अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे जैसे पैटर्न में बहुत सारे जानने वाले लोग थे, तो मैंने उनसे बात करी कि जब अगर पेपर पूरा क्लिनिकल बेस्ड होने वाला है नेक्स्ट का, तो आपकी क्या तैयारी है। तो मुझे प्रेपडर की टीम में से जो मेरे जानने वाले लोग उन्होंने बताया कि प्रेपडर भी पिछले 1-1.5 साल से उनको पता था कि नेक्स्ट आने वाला है, तो उसके बेसिस पे उसके क्लिनिकल पैटर्न पे वो भी काम कर ही रहे थे, और क्लिनिकल पेपर और जो क्वेश्चंस क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर पूरी उनकी जो क्यू बैंक है वो आ रही है। उन्होंने बताया कि वो अगले साल आई थिंक जनवरी या फरवरी में उनकी क्यू बैंक आने वाली है नेक्स्ट के बेसिस पे पूरी क्लिनिकल वाली। तो मैंने उनको बोला कि भाई अगर आपका आ चुका हो, अगर आप मुझे उसका भी अर्ली एक्सेस अगर आप मुझे दे सकते हो, ताकि मैं लोगों को शो कर सकूं कि जो प्रेपरेटर का क्यू बैंक जो आने वाला है उसका क्या है, क्या फॉर्मेट है, सारी चीज़ें, तो आप प्लीज़ मुझे एक अर्ली एक्सेस दे दीजिए उसका। तो उन्होंने मुझे हैप्पीली जो है वो उसका अर्ली एक्सेस ग्रांट किया है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि प्रेपरेटर जो भी क्यू बैंक नया आने वाला है उसमें किस बेसिस पे क्वेश्चन तो सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं पिछले 2-3 सालों से प्रेपरेटर को अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको पता ही है। और जो जितने लोग प्रेपरेटर यूज़ कर रहे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट आने वाला है तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या होगा। उन्होंने उनकी पूरी क्यू बैंक उसी टाइप में वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से बता रहे हैं। और उस पर क्वेश्चन पूरे क्लिनिकल विंगनेट जो ऐसे आ रहे हैं इसी टाइप के आपके नेक्स्ट 1 एग्जाम में भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चन करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गलत हो गया है, तो इसमें आपको ऑप्शन वाइज भी आपको बता रहे हैं कि कौन से ऑप्शन क्यों आपको चूज़ करना था, कौन सा ऑप्शन आपको क्यों चूज़ नहीं करना था। मैंने यहाँ पे ऑप्शन ए चूज़ किया है, तो उन्होंने इसमें बताया कि भाई आपको ऑप्शन ए क्यों चूज़ नहीं करना चाहिए था। तो पूरा ऑप्शन वाइज उन्होंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ों को, और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है। जैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट वाली और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास आ गई हैं कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना था उस क्लिनिकल क्वेश्चन में, ताकि अब अगर आप क्लिनिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में सोल्व करना है तो वो आप अभी से अगर आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन है और इसमें अगर कोई भी ऑप्शन में अगर क्लिक कर देता हूँ, अब
फॉर एग्जाम्पल ए इसका सही ऑप्शन था। तो डायरेक्ट हाईलाइटेड पॉइंट आ चुका है कि आपको क्या चीज़ों पे फोकस करना था इस क्वेश्चन में, क्या पॉइंट्स आपको गेदर करना था, क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चन में अगर ज़्यादातर चीज़ आपको अननेसेसरी दी होती है तो आपको क्या क्या उसमें से उठाना है वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन में किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। और फिर आप अगर ऑप्शन की बात करें तो आप ऑप्शन वाइज आप देख सकते हो कि हाँ कौन सा ऑप्शन क्यों सही है, कौन सा ऑप्शन क्यों सही नहीं है। तो जब आप सोचें कि पूरा एंटायर क्यू बैंक इस टाइप का है तो फिर आपको नेक्स्ट को लेकर कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब भी प्रेपलर की ओर से जब ये नेक्स्ट क्यू बैंक जब लॉन्च होगी तो आपको अर्ली एक्सेस आपको उसका मिल जाएगा, 10 दिन का फ्री एक्सेस। और अभी तक अगर आपने प्रेपलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रेपलर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट इस डेट से आप एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि अगर ये दिसंबर का बोल रहे हैं, मतलब ये मान के चलो आपकी दिसंबर 23 में अगर आप नेक्स्ट वन सोच सकते हैं तो जो भी बेचेस, जैसे अगर मैं एफएमजीज की बात करूं तो जो एफएमजी अभी जनवरी में एग्जाम होने वाला है, जून में चांसेस है कि एफएमजी एग्जाम हो सकता है जून 23 में। बट दिसंबर में अब मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि दिसंबर में एफएमजी हो। आपको शायद हो सकता है कि आपको डायरेक्ट नेक्स्ट वन ही देना पड़े दिसंबर में, बट अभी तक उसको लेके क्लियरिटी नहीं है। बट आप मान सकते हो कि नेक्स्ट वन आपको देना पड़ सकती है, एफएमजी ना भी हो, इस चीज़ के पूरे चांसेस है। और इंडिया में जो लोग ऑब्वियसली जिनका अभी फाइनल ईयर होने वाला है अगले साल, जिनका भी फाइनल ईयर होगा उनको देना ही है नेक्स्ट वन मोस्ट प्रॉब्ली। 20 कुछ चांसेस हैं कि 10% के 24 से हो जाए, 23 से ना हो। बट अब मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं क्योंकि एक साल बचा और एक साल पहले उन्होंने चीज़ें रिलीज कर दी है ड्राफ्ट। तो अब पूरे चांसेस है कि 23 से ये चीज़ें आएंगी। मतलब एफएमजीज भी जो 23 में आने वाले हैं उनको पूरे चांसेस है कि नेक्स्ट वन देने को मिलेगा। एफएमजी शायद उनको दिसंबर में देने को ना मिले, वो डायरेक्ट नेक्स्ट वन ही देंगे और नेक्स्ट वन के बाद वो इंटर्नशिप करेंगे। इंडिया में भी जो लोग अगले साल ग्रेजुएट होने वाले हैं, जिनको फाइनली जिनका अब चालू हो गया है और जिनका फाइनल एंड होगा अगले साल, वो भी मोस्ट प्रोबेबली फिर आपका नेक्स्ट ही देने वाले हैं। और ये चीज़ें अब इन्होंने नीट पीजी का एक चीज़ बोला है कि इस ड्राफ्ट में कि नीट पीजी अगले 2-3 साल तक चल सकता है नेक्स्ट के साथ साथ। जो पुरानी बैचेस हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गई हैं, जिनके पास लाइसेंस है, उन लोगों के लिए, चाहे वो एफएमजीस हो या आईएमजीस हो, सबके लिए जिनके पास भी लाइसेंस है, अब जिनके पास लाइसेंस आ चुका है उनके लिए अगले 2-3 साल तक नीट पीजी हो सकता है और आईएनआईसीटी भी। और फिर धीरे धीरे करके वो इन सबको कंबाइन कर देंगे अगले 2-3-4 साल में। अभी तक उन्होंने उसकी टाइमलाइन फिक्स नहीं दी है, बट उन्होंने बोला है कि नीट पीजी अभी कंटिन्यू रह सकता है, मतलब रहेगा ऐसा नहीं बोला है बट रह सकता है, ऐसा इन्होंने ड्राफ्ट में बोला है। बट एफएमजी वगैरह अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है तो एफएमजी का मान के चलो कि 90% चांसेस यही हैं कि अगले साल से नेक्स्ट वन ही देना है। 23 दिसंबर में बहुत कम एफएमजी के चांस, इवन जून में भी चांसेस कम है। मतलब बिल्कुल नहीं कि नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, बट देयर आर बहुत कम चांसेस है कि जून में एग्जाम हो। दिसंबर में तो आप ना के बराबर ही मान के चलो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप वन अगर हो गया तो ऑब्वियसली फिर वो अलग से एफएमजी क्यों करवाएंगे आपको, वो देना तो जब सेम सभी के लिए वो एग्जाम लाइन है तो फिर आपको अलग से एफएमजी उनका कराना है, कोई बनता भी नहीं हक। फिर वो नेक्स्ट स्टेप वन में ही आपको डालेंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप वन के थ्रू ही निकलना पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेकर आप अच्छे से प्रिपरेशन आपकी चालू करो, नेक्स्ट स्टेप वन मान के ही प्रिपरेशन चालू करो, क्योंकि अब चीज़ें कन्फर्मेशन की तरफ जा रही है कि आपको नेक्स्ट स्टेप वन ही देना पड़ सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें और जो चीज़ें हैं, आई थिंक ज़्यादातर ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और जो मेनली आईएमजीस के लिए अगर एक शॉर्ट में अगर मैं आपको एक अच्छे से कंक्लूजन दूँ बना के, तो क्लियरिटी ये चीज़ें हैं कि बैच वाला कन्फ्यूजन आपको ख़त्म कर देना चाहिए, कौन सी बैच से अप्लाई होगा। जो भी लोग 23 में फाइनल ईयर में पहुँच रहे हैं उन सबको नेक्स्ट वन देना ही होगा, जहाँ तक लग रहा है। अभी तक उन्होंने 24 का नहीं बोला है, उन्होंने 23 का ही बोल रहे हो, तो 23 में नेक्स्ट वन होगा। अगर 23 में नेक्स्ट वन हुआ तो बैच आप छोड़ दो, जिनका भी फाइनल ईयर 23 में अप्लाई हो रहा है, चाहे वो एफएमजी हो, जो भी एफएमजी जून में डिग्री लेके आ रहे हो उन सबको, मतलब जिनका भी एफएमजी नहीं हुआ है उन सबको फिर नेक्स्ट स्टेप वन ही देना है। हाँ, जिनका एफएमजी हो गया है, जिनका लाइसेंस मिल गया है, जिनको इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जिनको लाइसेंस मिल गया है, उन लोगों के लिए अभी नीट पीजी जो है अगले 2-3 साल तक नीट पीजी होगा। और वो नीट पीजी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन और सारा प्रोसेस होगा। उसकी क्या डिटेल्स और क्या चीज़ें होने वाली है, अभी तक ये कुछ चीज़ें आई नहीं है, तो अभी उसमें हमको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना कंफ्यूजन में हमको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा सारी चीज़ें। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये ड्राफ्ट्स हैं और हो सकता है कि मैंने कहीं कुछ गलती कर दी हो, बट ज़्यादातर चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारी चीज़ें अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स या कोई सुझाव या कुछ होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डॉक्टर दीपक के नाम से आपको इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और बिल्कुल पढ़ते रहिए। अगर आप एफएमजी हैं,
कोई भी हो, IFMG हो, IMG हो, नेक्स्ट स्टेप 1 से मत डरो। मेन तो कोई बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं हो रही हैं, पेपर वही है, एग्ज़ाम वही है, सिलेबस वही है, तो उसमें इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा, FMG था या ये सारी चीज़ें, तो उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ को सोच के भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम कर यही सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम है तो हम क्यों ना अभी से अच्छे से पढ़ने के लिए, उसके लिए पढ़ना चालू करें हम, क्योंकि अगर हम उस डिबेट में रह जाएंगे कि अरे ये इजी था वो टफ था, हम कुछ कर नहीं सकते उस डिबेट में जाने से। तो बेटर ये है कि जितना टाइम हमारे पास है, अगर आप कॉलेज में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो, तो आप अभी से कॉलेज में आप सब्जेक्ट वाइज अच्छे से पढ़ना चालू करो, ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप 1 जो है वो आप अच्छे से जल्दी से फटाफट क्लियर कर पाओ। जो पैटर्न उसका एग्जैक्ट क्लिनिकल पैटर्न आपको FMG पे ऑलरेडी क्लिनिकल पैटर्न पे ही आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें, तो उसी के बेसिस पे और ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है आपको सबको समझ आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।